नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह सबसे पहले देखते हैं कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? जब हम बोलते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो बोलते समय कुछ क्षण के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं, जिससे कि सुनने वाले को, श्रोता को सही सही पता चले कि हम क्या बोल रहे हैं। वहां पर हम जो बीच बीच में कुछ क्षण के लिए रुकते हैं, उसी रुकने को विराम कहते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ है विश्राम करना, ठहरना या रुकना। तो इनको हम कुछ चिन्हों से पहचानते हैं। आज हम यहाँ पर 6 विराम चिन्हों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। हम यहाँ पर आज 6 विराम चिन्हों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला विराम चिन्ह का नाम है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इसका चिन्ह ऐसे होता है खड़ी पाई। इसमें पूर्ण विराम ये शब्द ही अपना अर्थ यहाँ पर बता रहा है। पूर्ण का अभिप्राय होता है पूरा, विराम का अभिप्राय ठहरना। यानी कि जब हम अपनी बात को पूरा कर लेते हैं और पूरा अपनी बात को करने के बाद हम जहाँ ठहरते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं, और हम अपने वाक्य को पूरा करके बाद में ये चिन्ह लगा देते हैं। तो वहां यह चिन्ह लगाने पर स्पष्ट हो जाता है कि वक्ता की बात पूरी हो चुकी है। इसको और डिफाइन कर देते हैं और इसको परिभाषित कर देते हैं। वाक्य की पूर्ति की सूचना देने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, अनुशासन के बिना जीवन में तरक्की नहीं हो सकती। अनुशासन के बिना जीवन में तरक्की नहीं हो सकती। बाद में हमने पूर्ण विराम लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमारी बात पूरी हो चुकी है। तो इस प्रकार से पूर्ण विराम को हम खड़ी पाई के रूप में जो चिन्ह है इसको लगा करके दर्शाते हैं। दूसरा हमारा आता है विराम, अर्धविराम। दूसरे नंबर पर हम अर्धविराम को देख लेते हैं। अर्धविराम का चिन्ह होता है ऐसे, आप विसर्ग की तरह लिखेंगे और नीचे छोटा सा कोमा लगाएंगे, तो यह अर्धविराम चिन्ह को, इससे हम समझ जाते हैं कि यह हमने आधा विराम, यानी कि जहां वाक्य के बीच में हम कुछ क्षण के लिए रुकते हैं, हमारा वाक्य पूरा नहीं होता, लेकिन हमें लगता है, सुनने वाले को लगता है कि वाक्य की समाप्ति हो रही है, लेकिन वास्तव में नहीं होती है। और इसमें एक बात और होती है, अगले वाक्य को जब इसमें 2 वाक्य जुड़ते हैं तो उसमें अव्यय चिन्ह का अभाव रहता है। अव्यय चिन्ह वहां पर अव्यय शब्द वहां पर अव्यय शब्द का अभाव होता है। जैसे हम यहाँ पर इसकी परिभाषा देख लें, वाक्य की पूर्ण समाप्ति न होने पर भी जहां बीच में समाप्ति सी लगे वहां इसका प्रयोग होता है। इसका विराम, अर्धविराम का, तथा अगले वाक्य को जोड़ने वाले अव्यय का भी अभाव होता है। यानी कि ये 2 वाक्यों को जोड़ करके वाक्य बनता है और बीच में हम उसको अर्धविराम से अलग करते हैं, ताकि पता लगे कि यह क्या कहना चाह रहा है। जैसे इस वाक्य में हम देख लेते हैं उदाहरण, आजकल शिक्षा का उद्देश्य नौकरी है। अब यहाँ पर लग रहा है कि वाक्य की समाप्ति हो रही है, लेकिन अभी बात बाकी है, शेष है अभी बोलना, इसलिए अर्धविराम लगा करके यहाँ, इसलिए उसका महत्व जाता रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमने अर्धविराम का प्रयोग कहां पर होता है इसके बारे में जाना। अब हम तीसरे विराम चिन्ह की बात करते
बिल्कुल थोड़ा या थोड़ा। जहां पर ये इसके शाब्दिक अर्थ से पता लग रहा है कि थोड़े, जब हम पढ़ते हैं या बोलते हैं तो थोड़े समय के लिए जहां पर हम ठहरते हैं वहां लिखते समय हम अल्प विराम लगाते हैं। पढ़ते समय जहां थोड़ी देर ठहरना हो वहां अल्प विराम लगाते हैं। लिखते या बोलते समय जहां पर हम थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू महान नेता थे। यहां पर हमने ये लोकमान्य तिलक एक व्यक्ति है, महात्मा गांधी दूसरे व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर इनके नाम में भेद करने के लिए हमने बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया। महात्मा गांधी के बाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच में हमने फिर अल्प विराम का प्रयोग किया। हम इसको ऐसे बोलेंगे, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू महान नेता थे। तो यहाँ पर अल्प विराम से क्लियर हो रहा है कि यह अलग अलग व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब जो चौथे नंबर पर पूर्ण अपूर्ण विराम का हम देख लेते हैं कि अपूर्ण विराम कहाँ आता है और इसका चिन्ह क्या है। ऐसे दो विसर्ग लगा के बीच में ऐसे ये पड़ी पाई को ऐसे लगाएंगे तो ये अपूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है। इसको परिभाषित कर लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि कहां पर लगता है। आगे जाने वाली बात के लिए पहले वाक्य से संकेत करना हो तो इसका प्रयोग निर्देशक वाक्य के साथ इसका प्रयोग होता है। आगे जाने वाली बात के लिए पहले वाक्य से संकेत करना हो तो इसका प्रयोग निर्देशक वाक्य के साथ होता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 का उत्तर दीजिए, फिर आप ऐसे लगा देंगे, ठीक है, ये चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम का मतलब है यहाँ हमने पूरा रुकना नहीं है अपनी बात को कहने के लिए कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ इस चिन्ह से, इस साइन से हम इसको दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से आपका अपूर्ण विराम क्लियर होता है। आगे हम 5 नंबर पर प्रश्न सूचक विराम चिन्ह की बात करते हैं। प्रश्न सूचक, प्रश्न, यह प्रश्न की सूचना देता है, सूचक सूचना देने वाला। इसका चिन्ह होता है ये ऐसे, इसको इंग्लिश में आप क्वेश्चन मार्क बोलते हो, क्वेश्चन मार्क इसका हिंदी में नाम होता है प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य को प्रश्नवाचक सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस जहां पर यह चिन्ह लगा होता है वहां आप समझ जाएंगे कि वक्ता जो है प्रश्न कर रहा है। जैसे उदाहरण से हम देख लेते हैं, क्या मूर्ख को समझाना सरल है? क्या मूर्ख को समझाना सरल है या आसान है? तो यहां पर हमने बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। तो यहां इस प्रश्नवाचक चिन्ह से पता लग रहा है कि वक्ता सामने वाले को पूछ रहा है कि क्या मूर्ख को समझाना सरल है। इस प्रकार से आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग आपको इस उदाहरण से समझ में आ गया होगा। अब हम 6 नंबर पर विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। विस्मय का मतलब होता है हैरानी। हैरानी जिस वाक्य में हमें
या जिस शब्द से हैरानी का या उसकी खुशी का, दुख का भाव पता चले तो वहां पर इसमें आदिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर इसकी परिभाषा देखते हैं। मानसिक आवेगों के लिए इसका प्रयोग होता है। मानसिक आवेग कौन से होते हैं? खुशी होना, दुखी होना, दुख होना, तो वहां पर हम विस्मय आदिबोधक का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह से, इसका चिन्ह होता है ऐसे पूर्ण विराम की तरह लगाएंगे, कड़ी पाई और नीचे जीरो की तरह लगा देंगे तो यह विस्मय आदिबोधक चिन्ह बन जाएगा। मानसिक आवेगों के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे हाय राम मैं मारा गया। यहां पर हाय, हाय के बाद चिन्ह आया है, ठीक है। इसी प्रकार उफ, कितनी गर्मी है, यहां पर उफ के बाद विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग हुआ। इससे पता लग रहा है कि वह गर्मी से वक्ता दुखी है। यहां वह दुख के भाव प्रकट कर रहा है, उफ, हाय। और यदि हम ऐसे हे राम ऐसे पुकारते हैं तो हे के बाद भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है, हे राम, ऐसे हे राम। तो इस प्रकार से विस्मय आदि के विराम चिन्हों में हमने पहले 6 विराम चिन्हों पर चर्चा की। एक बार फिर इस पर नजर दौड़ा लेते हैं। पहला था हमारा पूर्ण विराम। वाक्य की पूर्ति की सूचना देने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम लगाने से वाक्य की पूर्ण समाप्ति का हमें ज्ञान होता है कि यहाँ वाक्य, वक्ता का वाक्य पूरा हो गया है। जैसे अनुशासन के बिना जीवन में तरक्की नहीं हो सकती। यहाँ पर उसने अपने जो बात हमारे सामने रखनी थी वह रख दी। अनुशासन के बिना जीवन में तरक्की नहीं हो सकती, उसकी बात यहाँ पर पूरी हो रही है। वक्ता अपनी बात पूरी कर रहा है तो यहाँ पूर्ण विराम हमने लगा दिया। अब आती है अर्ध विराम की बारी। अर्ध विराम में हमने बताया कि ये ऐसे जीरो सी लगा के और नीचे कोमा जिसको बोलते हो आप, ऐसे लगा देंगे तो ये अर्ध विराम का चिन्ह हो जाएगा। वाक्य की पूर्ण समाप्ति न होने पर भी जहां बीच में समाप्ति सी लगे वहां इसका प्रयोग होता है तथा अगले वाक्य को जोड़ने वाले अव्यय का इसमें अभाव रहता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। आजकल शिक्षा का उद्देश्य नौकरी है, इसलिए यहाँ पर नौकरी है। यहाँ पर लग रहा था कि वाक्य पूरा हो रहा है वक्ता का, बोलने वाले का, लेकिन वो अभी भी कुछ शेष है उसमें, वह और आगे कुछ कहना चाह रहा है अपनी बात में, तो इसलिए उसका महत्व जाता रहा। जहां अर्ध विराम का हमने प्रयोग किया। अब बात आती है अर्ध विराम की। अर्ध का अभिप्राय होता है थोड़ा। पढ़ते समय जहां थोड़ी देर ठहरना हो वहां अल्प विराम लगाते हैं। जैसे लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू महान नेता थे। यहाँ पर हमने हर नाम के बाद हम कुछ क्षण के लिए हम रुके हैं, तो यहाँ पर यह रुकना ही विराम होता है। कुछ क्षण के लिए रुके हैं इसलिए यह अल्प विराम हुआ। अल्प विराम का चिन्ह कोमा है, एक छोटे कोमा हम लगा करके इनको अलग अलग दर्शाएंगे। आगे बारी आती है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम ये नाम से बता रहा है कि जिसमें पूरा विराम नहीं होता, अपूर्ण होता है। आगे जाने वाली बात के लिए पहले वाक्य से संकेत करना हो तो
इसका प्रयोग किया जाता है निर्देशक के साथ। इस वाक्य का प्रयोग होता है निर्देशक वाक्य के साथ। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 कीजिए या 4 के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। इसका चिन्ह आप ये देख रहे हैं। आगे 5वें नंबर पर हमारा आता है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक में यह आप ऐसे लगाएंगे, वाक्य को प्रश्नवाचक सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या मूर्ख को समझाना सरल है। यहां पर बाद में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, प्रश्नवाचक लगाया, तो इससे पता लग रहा है कि यह जो है वक्ता पूछ रहा है कि क्या मूर्ख को समझाना सरल है। प्रश्न किया उसने। विस्मयादिबोधक, ये हैरानी वाले चिन्ह भी हम इनको बोलते हैं। यह मानसिक आवेगों के, मन के भावों को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है या इनका प्रयोग होता है। जैसे हाय राम मैं मारा गया। हाय राम मैं मारा गया। यहाँ हाय के बाद हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया। इसमें यह चिन्ह इस प्रकार से आता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, उफ कितनी गर्मी है। तो यहाँ पर वक्ता बोल रहा है तो उसके उफ करने से पता लग रहा है कि इसके मन के भाव क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह तक आज के विराम चिन्हों में 6 पर विस्तार से चर्चा की। इसके लिए आप सभी का बहुत